अभी वोटर अधिकार यात्रा निकला, राहुल जी और तेजस्वी जी का, दोनों अतरी की एक सभा गया में खुलेआम नारा दिया गया, भूरावाल साहब करो, भूरावाल साहब करो। देश के भविष्य पर विराम तब लग जाता है जब संगत में आरजेडी होती है। तो जब लोकतंत्र का चीरहरण हुआ तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। तो आज अगर वोट चोरी हो रही है, आप साबित कीजिए, हम आपके साथ हैं। कभी कहते हैं पलटू चाचा, कभी कहते हैं अचेतावस्था में है। तो वो अगर पलटू चाचा है तो आप ऐसा घोलटू भतीजा क्यों है? अपने बच्चों को लालू जी पढ़ाने की हर संभव कोशिश किए, जो किए। वो अलग बात है कि 9वीं फेल कलम बांट रहा है। अशोक महतो को अगर आप अपराधी मानते हैं तो क्या आप अनंत सिंह को अपराधी मानते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए। हमने किसी को अपराधी नहीं कहा है, किसी को जननेता नहीं कहा है। संतों ने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर सर? मैं शुरू से इस बात का विरोधी रहा कि राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 25 के बाद मिलेंगे। मेरे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ये एक लाइन का इंट्रोडक्शन जो मैं दे रही हूँ, हालांकि इनके साथ कई इंट्रोडक्शंस होते हैं, लेकिन बातचीत की शुरुआत में करूँगी क्योंकि किसी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है और इन दिनों एक बयान को लेकर खूब चर्चाओं में भी हैं। सीधी शुरुआत करूँगी आपके उसी स्टेटमेंट से जो लगभग 4 दिन पहले आपने वैशाली में दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रघुवंश मुजफ्फरपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में आप गए थे और आपने कहा कि बिहार में सिंहासन पर वही बैठेगा जो भूरा बाल तय करेगा। यही कहा था आपने? देखिए, इसके थोड़ा और पीछे जाना होगा। जगता बाबू अपदस्थ किए गए और उनकी जगह नए व्यक्ति पदस्थापित हुए आरजेडी के अध्यक्ष के बतौर अध्यक्ष, मंगनी लाल जी। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हम लोगों के अध्यक्ष रहे थे। उनके साथ में महासचिव था बिहार का। और युवा जनता के दिनों में 77 के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, जब जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार थी, तो संगठन हम लोग चला रहे थे। तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे, जो एजेंडा तय होता है तो उस पर लोगों को चलना होता है, बाकी के लोगों को। तो उन्होंने कहा कि 1990 याद है ना, वो जो भूरा बाल का नारा था वो याद है ना। और फिर उन्होंने कहा, परिभाषित करते हुए, भू से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, ऐसे ये शब्द हैं, आप निकाल के देखिएगा। और ये मूल मंत्र जो हमारे नेता का था, उसको लेके जाना है जनता में। वर्कर्स को वो उत्साहित कर रहे थे, जो उसमें ला रहे थे। मंच पर सारे लोग बैठे हुए थे, नेता अपोजिशन भी बैठे हुए थे और आरजेडी सुप्रीमो भी थे। चलिए, ये महीनों बीत गए, सारे लोग चुप थे। उसके बाद फिर मीनापुर के एक माननीय आरजेडी के, उन्होंने कहा कि ये वो जमाना, वो दौर ख़त्म हो गया जब सिंह जी, झा जी, मिसर जी, पाठक जी, वर्मा जी, अस्थाना जी, सहाय जी, ये लोग तय करते थे राजनीति को। अब वो बैकफुट पर हैं और भूरा बाल ने सबको ठिकाने लगा दिया। तो हमारे नेता और फिर लालू जी का नाम लिया। दूसरी घटना है। तीसरी, ये अभी वोटर अधिकार यात्रा निकला, राहुल जी और तेजस्वी जी का, दोनों नेता अपोजिशन दिल्ली और नेता अपोजिशन पटना, दोनों निकले और अतरी की एक सभा गया में खुलेआम नारा दिया गया, भूरावाल साहब करो, भूरावाल साहब करो। तो हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब उससे भी कुछ नहीं, वो सारे लोग चुप थे। जब मैं पुण्यतिथि पर शामिल होने जाता हूँ बतौर मुख्य अतिथि,
तो हमने देखा कि उसमें आरजेडी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, जनसुराज के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, जेडीयू के भी लोग हैं, हमारे जैसे भी लोग हैं, सब लोग थे। तो नेता भी थे, माननीय लोग भी थे। तो जो बोलने आए वो सरकार को उखाड़ फेंकना है और बिहार में बदलाव चाहिए और ये सब अपना अपना एजेंडा सेट करने लगे। स्वाभाविक है, वो मंच इसके लिए नहीं था। एक पुण्यात्मा की पुण्यतिथि के लिए आप इकट्ठे हैं। हमारी बारी जब आई अंत में, तो हमने कहा कि ऐसे मंचों से जब आए शामिल इसमें, ऐसे समारोहों में शामिल होने, तो निश्चित तौर पर पार्टी का पट्टा बाहर छोड़ के आइए, हॉल के बाहर। और जब आप बहुत कुछ बोल रहे हैं कि बिहार परिवर्तन चाहता है, क्यों चाहता है, लंबा चौड़ा, ये पुण्यतिथि और उनके जिनके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर आप प्रकाश नहीं डाल के पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, तब बोलने के लिए बहुत कुछ है। और तब आप कान खोल कर सुन लीजिए, है ना। बिहार जो दो राजकुमार घूम रहे हैं, है ना, एक है 1970 वाला, जिनके राज में कभी इस देश पर रातों रात इमरजेंसी थोपी गई, 1.25 लाख लोगों को, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको मोरारजी देसाई, हाँ मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण, मधु दंडवती, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोग जेल में गए। कर्पूरी ठाकुर निर्वासित हुए, हमारे गुरुजी परमेश्वर कुमार निर्वासित हुए। यहाँ बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह सबसे वरिष्ठ थे छात्रों में, छात्र नेताओं में। लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, आनंद मोहन, सब जेल गए। तो ये 1.25 लाख लोगों को कारागार में ठूस दिया गया। 39वां संशोधन लाया। अभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। सबसे बड़ा संविधान के साथ छेड़छाड़ उस समय हुआ जब 39वां संशोधन लाया गया, देश पर इमरजेंसी थोपी गई, सीमित तानाशाही थोप दी गई, ठीक है। उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, न्यायपालिका पर बंदूक का पहाड़ा बिठा दिया गया। वो जो खौफनाक मंजर था, विरोध करने पर लोगों को लाठी गोली जेल का सामना करना पड़ा, तो ये जो खौफनाक मंजर था, लोग जो उसको जानते हैं, हमारे जैसे लोग गवाह हैं, भुक्तभोगी हैं। राजनाथ सिंह जी को माँ की मौत के बाद भी पैरोल नहीं मिला 3 दिन का अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। तो मैंने देखा था एक चैनल पर, वो रो रो करके बता रहे थे, भावुक होकर के। तो उस दौर में कोई नहीं जाना चाहेगा, चाहे आप जितना संविधान लहरा लीजिए। दूसरी बात, हमने कहा कि उस दौर में भी जाना नहीं चाहेगा जिसको 90 का दशक याद है। इसको खत्म कर ले। हत्या, हिंसा, खुरेजी, रंगदारी, अपहरण, फिरौती, नरसंहार, जनसंहार जिसकी नियति थी जिस बिहार की, चरवाहा विद्यालय के अलावा कोई उपलब्धि इनकी नहीं थी। तो और जिसने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, तो भूरा बाल साफ करो के साथ बिहार नहीं जाएगा, नया बिहार। और ये बूम कर गया। आनंद मोहन ने कहा भूरा बाल साफ करो, और आनंद मोहन ने कहा कि अब भविष्य तय करेगा 10% लोग। 10% का तो जिक्र भी नहीं हुआ, है ना, लेकिन 10% लोग तय करेंगे, ये सब आया। तो कहानी लबो लबाब यही है। आप कुछ कह रहे थे। मतलब इस सवाल को मैं कंक्लूड करूंगी, चूंकि भूरा बाल ही मेरा मकसद नहीं है आपका इंटरव्यू करने का, लेकिन इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि क्या आप अभी भी, आपने जो कहा, आपका जो बयान था शब्दशः कि सिंहासन पर वही बैठेगा जो भूरा बाल तय करेगा, आप कायम है अपने स्टैंड पर? बिल्कुल, हम जो कुछ बोलते हैं तो फिर वापस लेने का कोई सवाल नहीं है ना। ये जो शब्द है वो ब्रह्म है,
आपका जो निकला हुआ शब्द है वो उसका क्षरण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो आपको वायुमंडल में घूमता रहता है। हम कैसे वापस लेंगे जो बोले हैं? आप अगर इसकी सच्चाई जानना चाहेंगी तो आप इसको देखिए ऐसे कि पिछली बार 2020 में मात्र 11,500 मतों के अंतर से सरकार बनी और किसी की सरकार बनते बनते रह गई। आपको 1% से कम के अंतर से फैसला हो गया तो 10% माने रखता है कि नहीं? तब जब राजनीति सवर्णों के हाथ में थी तब किंग मेकर कौन हुआ करते थे? अवर्ण, पिछड़े, दलित। आज जब चारों तरफ जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, वो चेहरे कौन है? वो 90% वाले हैं कि 10% वाले हैं? तो निश्चित तौर पर 10% की खुशामद और 10% आप कैसे कह देते हैं? आपने सुना दिया आंकड़ा हमको कि आप इतने परसेंट हैं, आप ही ने तो बताया। इसमें से एक सैयद पठान को जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़ के आप 7 कर दिए तो प्रतिशत भी बढ़ा। लेकिन वो हम नहीं कहते हैं। हमारा ये कहना है कि जब 1% से कम से भाग्य का फैसला होता है तो आप ऐसी क्यों मूर्खता कर रहे हैं कि आप 10% को नाराज कर रहे हैं, जबकि आप सफाई दिए हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लालू जी ने सफाई दी, ब्रह्मर्षि समाज में जाकर के नए युवराज नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रायश्चित किया और कहा कि हमारी पार्टी नई ऊर्जा, नई सोच के साथ A to Z की पार्टी है। तो आप जिस बात को बोल रहे हैं तो आपको ऐसा जो नारा, विभाजनकारी नारा देता है, घृणास्पद नारा देता है, नफरत फैलाने वाला नारा देता है, आपको संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो आप नहीं कर रहे। बिहार की राजनीति आपको लगता है कि सिर्फ जाति के जंजाल में उलझ कर रह गई है या इसके ऊपर भी अब सोचना चाहिए नेताओं? बिल्कुल नहीं, बिहार इन सब से ऊपर चला गया है। बिहार चतुर्दिक विकास किया है। बिल्कुल एक ईमानदार, बेदाग, विजन वाले नेता के नेतृत्व में एक बीमारू प्रदेश पहले विकासशील और अब विकसित प्रांतों की प्रतिद्वंदिता में है। और ये जो रफ्तार है अविरल, इसी को अब तो सामने लोग ये नहीं कहेंगे विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, वहाँ तो पकड़े जाएंगे। विकास के मामले में कोई उपलब्धि नहीं है। अभी कहेंगे कि हम 20,000 ला देंगे, अभी कहेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, अभी कहेंगे कि हम 2500 बेकारी भत्ता देंगे। तो मैथिली में कहावत है कि परसै छी गप लिया लब के लब। तो कोई गप परोस रहा था और किसी ने कर दिया। अभी 15 दिनों में आप सर्वे कीजिए, जो एनडीए का ग्राफ बढ़ा है, वोट बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार खुद बीमार हो गए हैं, वो लाचार हैं। आज भी आरजेडी की तरफ से कहा गया कि अचानक अमित शाह से मिलने के लिए होटल पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार। कंधाधारी जो नेता हैं जेडीयू के, उनके कंधों पर रह करके, और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में है बीजेपी के नीतीश कुमार। ये लगातार जो हमला और ये जो नीतीश कुमार के प्रति जो छवि आरजेडी या विपक्ष के तमाम नेता बना रहे हैं, इससे क्या बड़ा नुकसान नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि विकास किया, लेकिन इस तरीके के विकास के बाद भी अगर नीतीश कुमार की छवि अगर ऐसी रह जाती है तो चुनाव में तो नुकसान होगा। एक बात बताइए, आप देखते जाइए, नुकसान नहीं, एनडीए अचीव करेगा। पिछले बार से ज्यादा सीटें आएंगी, ज्यादा प्रतिशत वोट आएंगे। सुनिए, अब जो लोग कहते हैं अचेत हैं, उनसे पूछिए कि अब कभी कहते हैं पलटू चाचा, कभी कहते हैं अचेतावस्था में है। तो वो अगर पलटू चाचा है तो आप ऐसा घुलटू भतीजा क्यों है कि घुलट घुलट के सत्ता के लिए उनके पास जाते हैं, डिप्टी सीएम के लिए? तब वो अचेतावस्था में होते कि नहीं?
तब वो अस्वस्थ थे कि नहीं? ये तो हुई खट्टे अंगूर कौन खाए। जब आप सत्ता से बेदखल होते हैं, साथ छूटता है तो अचेतावस्था में चले जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप साथ रहते हैं तो वो चाणक्य होते हैं, वो प्रतिभा के धनी होते हैं, वो इतिहास पुरुष होते हैं, विकास पुरुष होते हैं। ये दोहरी बातें नहीं चलेंगी। आपको बताएं कि अगर नीतीश जी अचेतावस्था में हैं तो पटना में बैठकर वो कौन व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की राजनीति को अपनी उंगली पर नचा रहा है? ये सच है कि नहीं है? आज जितनी सुविधाएं बिहार को मिल रही है, नीतीश जी राज्य सरकार चलाते हुए ये संभव था कि वो जो स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड है उसका इंटरेस्ट 0 कर दें, उसका समयावधि 5 से 7 साल कर दें? ये संभव था कि जो बीए पास है उसको प्रत्येक महीना 1000 मिलेगा? ये संभव था कि आंगनबाड़ी सेविका, ये जीविका, ये टोला सेवक, ये क्या है विकास मित्र, इन सब के वेतनमान बढ़ जाए? ये संभव था कि बिजली फ्री हो जाए 125 यूनिट? ये संभव था अकेले नीतीश जी से कि 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ जाए? ये संभव था कि अभी 50 लाख से 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 मिलने जा रहा है, और अगर वो उद्यम दिखाएंगी, इंटरेस्ट दिखाएंगी तो 2,10,000 मिलेगा। तो ये तब संभव है जब वो अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, वो खुद चुनाव करते हैं कि हमको किन के साथ जाना है। ये एक अचेत व्यक्ति से संभव नहीं है। अब एक चर्चा उठ रही है बिहार में कि सरकार कैसी चाहिए, कलम वाली, कट्टा वाली या कैश वाली। तेजस्वी यादव ने मोकामा में कलम बांटे और कहा कि यहाँ पर पहले बंदूकें बांटा करते थे लोग। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कैश बांट रहे हैं, जो आपने कहा कि योजनाओं के पैसे बढ़ा दिए। तो सरकार कैसी चाहिए, चर्चा का विषय है, क्या लगता है? एक बात कहूँ, नीतीश जी पर यह आरोप तो नहीं लगा है कि बंदूक बांट रहे हैं, कैश बांट रही है। बोले बंदूकें किसके राज में बट रही थी? बंदूकों के साए में कौन जी रहा था? चारों तरफ भय का माहौल किसके राज में था? कौन लाठी पिलावन और ये तेल पिलावन और लाठी घुमावन रैली करते थे? कौन करते थे? आज वो प्रायश्चित कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कलम बांटते हैं। अब लोग मतदान देने जाएंगे कि परीक्षा देने जाएंगे? ये मतदाता परीक्षा देने जाएंगे क्या? बूढ़ों के बीच कलम बांट रहे हैं वो, है ना? जब उनको कुछ करने का था तब तो वो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, भैंस चराओ। अपने बच्चों को लालू जी पढ़ाने की हर संभव कोशिश किए, जो किए। वो अलग बात है कि 9वीं फेल कलम बांट रहा है ना, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन आज जिस दौर से बिहार निकला है ना, आज आप हिम्मत नहीं करती इतनी रात को हमसे इंटरव्यू लेने का। सड़कों पर हम, ये अंतर है, आप चले जाइए 12 बजे रात में और पुल पर चले जाइए जेपी सेतु पर, वहाँ से नज़ारा कैमरा घुमाइए, बच्चे, स्त्रियाँ सभी मेरीन ड्राइव पर गोलगप्पा खाते हुए जश्न मनाते, लगेगा कि एकदम मेला का दृश्य है। ये 12 बजे रात में अगर लालू जी के राज में होता तो बच्चे भी किडनैप होते, औरतों के साथ भी क्या कुछ नहीं होता, है ना? तो ये आज जो ये फ्रीडम है ना, हमको एक बार एक प्रेस के मित्र आ रहे थे, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से आ रहा था, तो कह दिया कि क्या अंतर है, कि ये अंतर है। मेरीन ड्राइव लंदन में 2.25 किलोमीटर है, मुंबई का मेरीन ड्राइव 6.25 किलोमीटर है,
या 4.5 किलोमीटर है और यहाँ 32 किलोमीटर का है। हर क्षेत्र में बिहार विकास किया है। विकास पर वो डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए वो भूरा बाल का फिर से नारा दे रहे हैं ताकि हम पिछड़ों को संगठित करें। वो संभव नहीं है, इसलिए कि हमने कहा कि अब जगन्नाथ मिश्रा जी, सत्येंद्र नारायण सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, केदार पांडे नहीं है, न श्री बाबू, विनोदानंद झा, केवी सहाय और अनुग्रह नारायण सिंह है। अब जो राजनीति है दोनों तरफ, वो कौन है? आपको लालू जी तेजस्वी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उधर से मुकेश सहनी है, इधर नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, राजेश राम है, चिराग पासवान है। तो यहाँ 10% वाला कौन है कि गिरना पहला करके आप काम चला लीजिएगा? सभी 90% वाले हैं। 10% पीछे क्यों है? पीछे क्यों रह गए? नहीं देखते, कोई इनकी आवाज बन के आएगा आपको लगता है? नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। 10% फिल वक्त अपनी नियति से पर मान के चुप है, तो आप गाली तो मत दीजिए। 67% अकेले ठाकुर है हिमाचल प्रदेश में। आपने सुना है, आप प्रेस में है, सुना है कि जो दलितों को साफ कर दो, मुसलमानों को भगाओ, पिछड़ों का सफाया कर दो। ये संविधान ने इसकी इजाज़त दी है कि भूरा बाल साफ करो। साफ करो का क्या मतलब होता है? कमरा साफ करो, जूता साफ करो, कपड़ा साफ करो, साफ करो, ये होता है। और साफ करने की इजाज़त, कत्ल करने की इजाज़त, सफाया करने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। ये संविधान की मूल आत्मा पर चोट है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं आनंद मोहन जी। 4 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ये बात कहा कि जिस अपराध की बात होती थी जब मेरे पिताजी का शासन था, उस दौरान बिहार और झारखंड एक साथ था। आज जब एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लें तो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कई ऐसे हालिया घटनाक्रम का जिक्र किया और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि दलित डीएम की हत्या करने वालों के लिए नियम बदलवा दिया नीतीश कुमार ने और उनको बाहर निकाल दिया। तो सरकार में आप भी थे, उनसे पूछिए कि वो ताली पीट रहे थे, तब सरकार में वो भी थे। इस बात को, अब एक बात, ये दोहरी बात चलती है। वहां जाते हैं मोकामा और कहते हैं कि जो ये अब अपराध का राज नहीं चलेगा, और किसके साथ बैठते हैं? अशोक महतो। तो ये अनंत सिंह है अपराधी, और वहां है युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र। आनंद मोहन पर यह आरोप नहीं है हत्या का आरोप। हम वो सब, वो लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, अभिव्यक्ति की इज्जत करते हैं। हम घसीट सकते हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट जिसको नहीं कहा हत्या का आरोपी, उसको आप कहते हैं हत्या का आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाया कि कानून में एक रूपता लाई जाए। ऐसे नहीं कानून चेंज हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेस्ट करके हमको छोड़ा गया। और हम ही को नहीं छोड़ा गया, 36 लोगों को छोड़ा गया, जिसमें एक आदमी मर गए थे, बाकी 35 लोग छोड़े गए। मेरा 11वां नंबर था, ठीक है, उसकी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑन ड्यूटी हत्या नहीं है, ऑन वे है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चपरासी की मौत पर और राष्ट्रपति की मौत पर 2 तरह की सजा नहीं होगी, सजा में एक रूपता लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे बारे में कि भड़काऊ भाषण दिया, प्रोवोकिंग, ये सब था। और हत्या का जिस पर आरोप था उसको वैशाली से आपने टिकट दिया। आप दिया कि नहीं? जिस पर हत्या का आरोप था उसको आप वैशाली से टिकट देते हैं, जिस पर जो
प्रोवोकिंग स्पीच का चार्ज है, उसको आप हत्यारा कहते हैं। ये दो तरह का चेहरा एक ही साथ अगल बगल के क्षेत्र में ये आप ही कर सकते हैं। लाठी पिलावन, ये घुमावन और तेल पिलावन कीजिएगा, कलम भी आप ही बांट सकते हैं। आप अनंत सिंह को अपराधी कहिए और दूसरे अपराधी के साथ जीप में खड़ा होकर के घूमिए, उसके घोड़े पर सवार होकर घूमिए, है ना। तो ये आप ही कर सकते हैं, ये आप ही से संभव है। तो आप अनंत सिंह को अपराधी नहीं मानते? देखिए, जब तो वो नहीं है, दूसरे वाले हैं कि नहीं। नहीं, मैं आप ही के सब अशोक में तो पर आरोप है, उन्होंने कई संगीन उन पर आरोप है और वो बाहुबली छवि के नेता हैं और इसी वजह से उनको टिकट न देकर उनकी पत्नी अनीता महतो को चुनाव लड़वाया आरजेडी ने। अशोक महतो को अगर आप अपराधी मानते हैं तो क्या आप अनंत सिंह को अपराधी मानते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए। हमने किसी को अपराधी नहीं कहा है, किसी को जन नेता नहीं कहा है। आप कह रहे हैं किसी को जन नेता और किसी को अपराधी। ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं कीजिए, मेरा ये आग्रह है। आप किसी को कहते हैं दलित डीएम का हत्यारा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है, और जिस पर हत्या का आरोप है उसको आप टिकट दे करके हेलीकॉप्टर पर मेरे यहाँ घुमाते हैं। ये सब तो डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं, डबल चेहरा। ये उनसे पूछिए जो ऐसा कहते हैं। पर आपके इससे भी एक सवाल है कि क्या आप अनंत सिंह को अपराधी मानते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं मानते हैं। देखिए, हम आपको कहते हैं जो अब पब्लिक को फैसला करने दीजिए। वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा कि उनकी पत्नी को लड़ाया गया, आप बोले हैं ना, तो यहाँ भी तो उनकी पत्नी थी। लेकिन अनंत सिंह ने खुद ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे इस बार मोकामा से। अब जो टिकट देंगे उनसे पूछिए, आनंद मोहन से क्यों पूछते हैं? नहीं, ये सवाल, इसके अलावा सवाल उन लोगों को जो टिकट दे रहा है उससे न पूछिएगा। नहीं, लेकिन इसके अलावा आपसे सवाल है कि क्या आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? ये क्लियर और स्ट्रेट सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन आप इंतजार कीजिए, 2029 में मैं लड़ूंगा चुनाव। 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चूंकि अब हम लोग एक बार जब लोकसभा लड़ लिए, उसके बाद कई बार प्रयास हुआ। नीतीश जी ने भी कहा, पार्टी ने भी कहा कि आप एमएलए लड़िए। हमने कहा कि नहीं, आप लोकसभा लड़ लिए तो आप डिमोशन क्यों अपना ही खुद से करवाएं। राजनीति में नए जनरेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके बेटे आनंद मोहन, आपके बेटे चेतन आनंद, हालांकि आरजेडी से अभी बागी हैं, लेकिन उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा। चाहे तेजस्वी कोई देख ले, नए जनरेशन में सब चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी पिछले तीसरा लोकसभा लड़ चुके हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार को भी अपने बेटे को इस बार चुनाव लड़ाना चाहिए? खूब चर्चाएं हो रही हैं, जेडीयू के अंदर भी हो रही है, जेडीयू के बाहर भी हो रही है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं। सवाल बिहार में सबसे पहले जब मैं दिल्ली से लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उतरे थे तो लोगों ने कहा कि ये निशांत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं। तो हमने कहा था कि यंग जनरेशन, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक विनम्र और शालीन व्यक्तित्व का धनी एक नौजवान अगर राजनीति में आता है तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। लेकिन फैसला उनको करना है, फैसला नीतीश जी को करना है। मैंने सबसे पहले स्वागत किया था, आज भी हमारे जवाब वही है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक तो संत हैं जिन्होंने कहा कि बिहार धीरे धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा है। संतों ने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, अब मैं शुरू से इस बात का विरोधी रहा कि राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से रहा, है ना, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धर्म अल्पकालीन राजनीति है और राजनीति दीर्घकालीन धर्म है। राजनेताओं का भी अपना धर्म होता है ना। लेकिन ये कि चुनाव लड़ेंगे और ये कि पाकिस्तान हो रहा है, ये तमाम प्रोवोकिंग बातों में हम यकीन नहीं करते।
हम जहाँ से आते हैं वो हमारे पुरखे राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे परिवार के एक दो नहीं, आधे दर्जन 6 लोग स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। मैं खुद जयप्रकाश आंदोलन की उपज हूँ। और हम लोग के डिक्शनरी में ये जात पात धर्म मजहब नहीं है, इसलिए मैं ठाकुर आनंद मोहन सिंह लिखता था, न ठाकुर है न सिंह है। उन्होंने कहा जेपी ने कि जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान। तो ये दाढ़ी चोटी और जनेऊ तिक्रम के निशानी है, तो मैं जनेऊ भी छोड़ दिया पहनना। तो ये जो ट्रेनिंग हमारी है वो इसकी नहीं है। ये जिनका विषय है उनको कहिए कि पाकिस्तान हो रहा है तो कैसे रोकना है। मैं इतना जानता हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई न तो उग्रवाद फैलेगा न आतंकवाद फैलेगा, है ना। और लोगों को एक बार जो विकास का स्वाद चख लिया है बिहार ने, अब दूसरी बातों में उलझने वाले नहीं है। बीते दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा, और जगह जगह लोगों के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि वोट चोरी से हम इस सरकार को वोट चोरी नहीं करने देंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस तरीके की यात्राओं से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस खास तौर पर मजबूत हुई है बिहार में, और इस बार क्या कमबैक करेगी, क्या सरकार में वापसी करेगी, इस पर क्या राय है आपकी? कांग्रेस के भविष्य पर विराम तब लग जाता है जब संगत में आरजेडी होती है। उनकी सारी संभावनाएं सटक जाती है वहीं जाके, ना। लोगों को याद आ जाता है कि इनके संगत के बदौलत यदि पुराने लोग आ गए तो 90 का वही दौर शुरू होगा, है ना। जंगल राज का, जंगल राज मैं नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज, तो वो दौर आएगा। इसलिए आपको बता दें कि ये कौन सी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। कहते वोट चोरी नहीं होने देंगे। किसके समय में वोट चोरी होता था? किसके समय में सबसे ज्यादा बूथ स्टैंपिंग होते थे बिहार में? ये लोगों को याद है। किसके समय में जीते को हराना, हारे को जिताना, ये बक्सों से जिन निकलते थे। और कहते तो बक्सा से जिन निकलिए हो, बोलते थे लोग शान से, गुमान से कि बक्सा से जिन निकलेगा। एकदम धीरज रखो, बक्सा से जिन निकलेगा। तो बक्सा से जिन निकालने वाला, स्टैंपिंग को बढ़ावा देने वाला, सत्ता के दुरुपयोग करने वाले लोग आज वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे। एक बात मैं कहूँ, यही ईवीएम था। जब कर्नाटक लोग जीते तो जनमत की जीत हो गई, जब तेलंगाना जीते तो जनमत की जीत थी, जब बंगाल जीत गए तब भी जन आकांक्षाओं की जीत थी, जब बगल के पड़ोस में आपको झारखंड जीत गया तब वोट चोरी इनकी नहीं हुई थी। लेकिन जब दिल्ली जीत गया लोग, जो हरियाणा और महाराष्ट्र जीता, तो चिल्पो मचा कि ये वोट चोरी हो रही है। आप वोट चोरी अगर हो रही है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, सबसे पहले आनंद मोहन साथ देगा। साबित तो करो। इसलिए कि हम लोग के पुरखे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। हम लोग उस आंदोलन की उपज हैं जिसको इस देश ने, मीडिया ने कहा दूसरी आज़ादी की लड़ाई। तो जब लोकतंत्र का चीरहरण हुआ तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। तो आज अगर वोट चोरी हो रही है, आप साबित कीजिए, हम आपके साथ हैं। वोट चोरी करके कोई आवे, चाहे एनडीए आवे कि कोई आवे, ये देश का मिजाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने भी लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ किया, इमरजेंसी गवाह है, उसका अधोपतन हुआ। अच्छा, निजी तौर पर अगर आपसे ये सुझाव के तौर पर सिर्फ मैं ये सवाल पूछती हूँ कि अगर आपसे सुझाव के लिए कोई पूछे कि क्या कांग्रेस
माइनस आरजेडी, या कांग्रेस और आरजेडी अगर साथ लड़ती है तो चुनाव किस तरह का होगा? आपको लगता है कि कांग्रेस बिना आरजेडी के ठीक है? देखिए, कांग्रेस, हम कहा करते हैं अपने बच्चों को कि बैसाखी के दम पर जिंदगी का रेस जीता नहीं जा सकता, और कांग्रेस को बैसाखी की के सहारे की आदत पड़ गई है। अब वो स्वतंत्र होकर के फिलवक्त उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा ना, इस बात से सशंकित है वो, इसलिए आरजेडी के पाले में ऊपर। अभी तो थोड़ा बहुत दिखाया है, अपनी परिपक्वता को दिखाया है राहुल गांधी ने, और अपने वजूद को भी दिखाया है, जिसके चलते कि कहीं ये आगे न बढ़ जाए, बाजी न मार ले। अब बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुआ है तेजस्वी, डर से। मतलब दोनों में अपने में ही लड़ाई। बिल्कुल, अब तो कहता है कि हम 100 सीट लेंगे, वो कहता है सभी सीट लड़ेंगे, ये तो शुरू है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अभी दिखाया है, यही काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर स्वतंत्र रूप से अपने दम पर करे तो नेशनल पार्टी है ना, एक शाख वाली पार्टी शुरू से रही है, अभी भी बुजुर्गों के बीच इस पार्टी की इज्जत है, लोगों के मन में थोड़ी बहुत श्रद्धा है कांग्रेस के नाम पर, है ना, तो वो कुछ कर सकती थी, कुछ हासिल कर सकती थी अपने मेहनत पर। हाँ, लेकिन आज नहीं, अब तो गर्त में चले जाएंगे। लेकिन यही 2-3 प्रयास अगर अकेले किया रहता लोग, तो एक बार फेल करता, अपना कार्यकर्ता तो बचा लेता, कार्यकर्ता तो बना लेता, वो वहाँ चूक गए। अभी पहले जो कांग्रेस थी वो लालू जी के ड्राइंग रूम का गुलदस्ता था, अभी थोड़ा सा चेंज आया है, आगे देखिए, अब थोड़ा सा रेस पकड़ा है। हाँ, लोगों, नेपाल में बीते दिनों जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और नेपाल के युवाओं ने सत्ता बदल दी। सुशीला कार्की अब इंटरिम पीएम बन गई हैं वहाँ की। और आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया एक, जिसमें सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के युवा, देश के युवा, जेनजी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये वोट चोरी को रोकेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये जेनजी शब्द का जिक्र एक बार फिर राहुल गांधी ने भी किया है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो कुछ लोकतांत्रिक सरकारों के साथ हो रहे हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में और फिर नेपाल में, ये कहीं से भी शुभ संकेत नहीं है, कोई क्रांति नहीं है। क्रांति सिद्धांतों को लेकर होता है, ये फेसबुकिया क्रांति है, माफ कीजिएगा, वसूलों के लिए को लेकर क्रांति नहीं, कोई ट्रेंड फोर्स होता है वसूलों को लेकर। जयप्रकाश नारायण जब निकले तो उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का अर्थ हम लोगों को समझाया। जब गांधी निकले तो कहा ग्राम स्वराज, स्वराज, और बाद में गांधीवादी समाजवाद। तो एक सिद्धांतों से लैस नौजवान जब सिद्धांतों को लेकर क्रांति करेंगे तो उनके सामने भविष्य का सपना होगा। लेकिन आज मुस्लिम कट्टरपंथियों के बहकावे में बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, हिंदू कट्टरपंथियों के बहकावे में नेपाल की सरकार अपदस्थ कर दी गई, और उसी तरह बिना सिद्धांतहीन नौजवानों के अराजक आंदोलन ने श्रीलंका से शुरुआत कर दी। ये कहीं से भी जो भी कह रहे हैं, मैं मेरे जैसा व्यक्ति पूरे होशो हवास में दावे से कह रहा हूं, ये क्षणिक विस्फोट, ये आगजनी, ये प्रधानमंत्री के साथ अभद्रता, ये राष्ट्रपति को पीटना, ये कहीं से दुनिया में लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। राहुल
गांधी अगर ये कह रहे तो आपको लगता है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, फुहरपन में जा रहे हैं। ऐसा कहकर कि कोई गंभीर व्यक्ति, सचेतन व्यक्ति इसकी वकालत नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं कहेंगे, 25 के बाद मिलेंगे। अच्छा, हाँ, प्रशांत किशोर पे कुछ नहीं, आकलन कर रहे हैं उनको। 25 के बाद मिलेंगे, मेरी शुभकामना है। हाँ, अब क्या कहेंगे? अब आप एक तरफ कहते हैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, हैं? और दूसरी तरफ आप ढाकी का ढाकी बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, 25 के बाद हम लोग मिलेंगे यहीं। हाँ हाँ, तब आपसे कहेंगे, पूछेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए आनंद मोहन, एबीपी न्यूज के साथ। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना।